हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज प्रीमिक्स 2024 में हम डिस्कस करेंगे प्रेस इंडिया ब्यूरो से कुछ सवाल और देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित स्टैटिक और बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के अंदर भी तंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पाथवे टू प्रीलिम्स सीरीज चल रही है, जिसमें हम फ्यू मिनट्स और प्रीमिक्स सीरीज के अंदर शाम को 10 बजे प्रीमिक्स और सुबह 8 बजे फ्यू मिनट सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स कवर करते हैं। तो आप उसे ज़रूर रेफर कर सकते हैं और जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस को। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में से सवाल पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और करंट अफेयर्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी बहुत ज़रूरी सोर्स है। इसलिए पहला क्वेश्चन आपसे ये रहा, तो पंचायत के बारे में या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में सवाल है। आपने बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी है। ठीक है, कौन सी है विल बी अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कौन सी करेक्ट है और उससे आप पहुंचे, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू गेस। तो द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। पेसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में इसलिए लाया गया था ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज को या ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके। पंचायती राज भारत में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अगर हम रूरल लोकल बॉडीज की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से इसे संविधान में जगह मिली थी, आर्टिकल 243 के अलग अलग क्लॉजेस के अंदर। तो ये जो प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट, इट वाज नॉट एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज, दैट इज 5th शेड्यूल्ड एरियाज। हमारे संविधान में 5th शेड्यूल है, उस 5th शेड्यूल एरियाज के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं कि वहां पे ट्राइबल एरिया के लिए या ट्राइबल्स के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बननी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पे पार्लियामेंट के कौन से लॉज या स्टेट लेजिस्लेचर के कौन से लॉज नहीं अप्लाई होंगे उसकी गाइडलाइंस गवर्नर दे सकते हैं। सो ऑल दी स्पेशल प्रोविजंस आर देयर एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ओरिजिनली इसके तरफ एक्सटेंड नहीं किया गया था, बट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट से 5th शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पंचायती राज को एक्सटेंड किया और उसको मॉडिफाई करके एक्सटेंड किया। तो 3rd पॉइंट इज वेरी करेक्ट। ट्राइबल कम्युनिटीज को कंट्रोल देना था उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, उनकी वाटर बॉडीज के ऊपर, इसलिए ये एक्ट आया। दूसरा, ग्राम सभा को ज्यादा पावर्स देनी थी। तो ग्राम सभा इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन डेल्ट विद इन आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ग्राम सभा हैज एक्स्ट्रा पावर्स और एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ पावर्स इन द केस ऑफ पेसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लैंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहेंगी शेड्यूल्ड एरियाज में या जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने हैं शेड्यूल्ड एरियाज में, वहां पे ग्राम सभा से परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। ग्राम सभा इज द ग्रुप ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स इन अ पर्टिकुलर विलेज। तो सभी 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनका वोटर कार्ड बना है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और इनको पावर्स दी जाती है पेसा के अंदर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट में कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग एनीवेयर इन इंडिया, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। ट्राइबल कम्युनिटीज दैट आर लिविंग आउटसाइड शेड्यूल्ड एरियाज, शायद उनके लिए पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, 6 शेड्यूल के अंदर कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रहती हैं और उनके लिए अलग 6 शेड्यूल के प्रावधान है जहां पे पेसा एक्ट अप्लाई नहीं होता है। इसलिए द ऑप्शन ओनली 2 इज करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि सोशल सेक्टर से जुड़ी स्कीम्स के बारे में प्रीलिम्स के अंदर 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल है 3 स्टेटमेंट्स और इनमें से इनकरेक्ट आपने ढूंढ के निकालनी। हिंट मैंने आपको पहले ही दे दिया है, कई लोग इनकरेक्ट और करेक्ट भी सही से नहीं पढ़ते हैं। तो पहले तो इनकरेक्ट और करेक्ट सही से पढ़ो और बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट या कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर सोर्स्ड फ्रॉम रेलेवेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम प्रेस इंडिया ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बेग योर पार्डन। ठीक है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
पहली स्टेटमेंट कहती है द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम आर ओनली अवेलेबल टू एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स को ही इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ओनली लिखा होना जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो तो गलत होगी। दिस इज करेक्ट। सेकेंडली, पीएफ कवरेज की बात होती है। इट प्रोवाइड्स पीएफ कवरेज ऑफ एंटायर 24% contribution in all establishments having more than 1000 employees. Now this statement is incorrect because 24% contribution या जो एम्प्लॉय के पीएफ में सरकार कंट्रीब्यूट करती है वो डिपेंड करता है कि कितने एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है। सभी 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा वाली ऑर्गेनाइजेशन में ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी सेम तरीके से। इट विल बी एप्लीकेबल बट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द सेम वे। अभी आगे देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेबर और एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट है। आंसर इज ए, ओनली वन। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान ये रोजगार योजना इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि जो भी न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड के बाद, उन एम्प्लॉयर्स को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे? एम्प्लॉयर्स जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं तो अगर उनका 15,000 पर मंथ से ज्यादा उनकी सैलरी होती है, बेसिक पे होती है, तो उनके लिए उन्हें पीएफ भरना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करना पड़ता है। इस प्रोविडेंट फंड में 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी में से जाता है और 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी जेब से देता है। ठीक है, सो देयर आर 2 contributions. Now for those organizations which are having or which are employing up to 1000 employees, entire employee contribution and employer contribution will be given by the गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसमें मदद कैसे करेगी एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो 24% आता है वो सरकार जमा करा देगी। इसका मतलब एम्प्लॉयर को खुद की जेब से कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर वो इस तरीके की छोटे सेक्टर्स या छोटे एम्प्लॉयर्स अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट अप टू 1000। फिर जहां 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहां पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार देगी, न्यू एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। सो अबव 1000 एम्प्लॉयज वाली बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए यहां पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। दैट मींस द सेकंड स्टेटमेंट व्हिच वी सॉ वाज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। और थर्ड स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसका नोडल मिनिस्ट्री है, तो एक स्टेटमेंट सही थी। तीसरा सवाल, एंड आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, इस तरीके के क्वेश्चंस गवर्नमेंट के सोर्सेज से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, उनके अबाउट अस वाले सेक्शन में से पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी चांसेस है कि पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 बताइए। IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, बताइए। तो दोस्तों सही जवाब इसका है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। दोस्तों IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड साल 1999 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाके बनाया गया था। उस वक्त चलता था कंपनीज एक्ट 1956 और 1999 में उसमें अमेंडमेंट लाया गया। इस फंड को या बनाने का पर्पस क्या था? इस फंड को बनाने का यह पर्पस था कि जितने भी कंपनीज के अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते हैं, डिविडेंड्स मतलब जो प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटते हैं या कोई क्लेम नहीं करता है अपना डिविडेंड, ठीक है, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो उन्होंने डिपॉजिट कराए होते हैं उनकी मैच्योरिटी हो गई होती है लेकिन कोई क्लेम नहीं करता है। दैट मीन्स ऑल द अनक्लेम्ड अमाउंट इज स्टोर्ड इन दिस फंड एंड इस फंड को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम है IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को कंपटीशन एक्ट नहीं बल्कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत साल 2016 में बनाया गया था। 2016 के अंडर बनाया गया था और ये जो अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है। बेसिकली दिस अथॉरिटी मैनेजेस दिस फंड। तो इस फंड में बहुत सोर्सेज से पैसा आता है और बहुत सोर्सेज के लिए पैसा यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर 7 साल तक 7 इयर्स तक कोई अनक्लेम्ड अमाउंट इस फंड में रहता है,
कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड्स या डिपॉजिट्स रहते हैं तो सारे के सारे यहां ट्रांसफर हो जाते हैं, प्लस इन सभी डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट भी यहां कलेक्ट होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें अपनी तरफ से भी पैसा डालती है जिसको ग्रांट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस फंड में से पैसा कलेक्ट किया जाता है और इस फंड में से जो पैसा खर्चा होगा या एक्सपेंडिचर होगा किस तरीके से होगा, कैसे होगा, उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है, दैट इज IEPF एक्ट के IEPF अथॉरिटी, ठीक है। तो सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है। तो अथॉरिटी को इंटरेस्ट किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन्वेस्टर्स की एजुकेशन, इन्वेस्टर मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर हम और आप जैसे होते हैं, कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको एजुकेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, मैच्योर डिपॉजिट्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये फंड इस्तेमाल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि IEPFA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा सोशल सेक्टर की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। मिशन वात्सल्य के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है? तो 4 स्टेटमेंट्स है ABCD, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सही जवाब दोस्तों, जिन्होंने B जवाब दिया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि आंसर इज C। मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट का एक अप्रूवल बोर्ड बनाया गया है, यानी कि मिशन वात्सल्य, बेसिकली वात्सल्य होता है बच्चों के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं उसको एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर डाल दिया गया है, ठीक है। अब बच्चों के लिए जितनी स्कीम्स थी, पहले वो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से चलती थी 2009-10 से, अब वो चल रही है मिशन वात्सल्य के नाम से। मिशन वात्सल्य के अंदर हर एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे एक एक अथॉरिटी बिठाई जाती है और यहां पे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है चाइल्ड केयर के लिए। तो इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, शेल्टर होम्स, इनको मैनेज करने के लिए यहां पे फंडिंग को चैनलाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स आपने स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करने होते हैं उसका आपने अप्रूवल लेना होता है और अप्रूवल लेने के लिए मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड बनता है। इस बोर्ड के जो चेयरपर्सन होते हैं वो मिनिस्टर नहीं होते, मंत्री नहीं होते, इस बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर ये क्यों पूछ रहे हो, ऐसे कौन याद रखता है? देखो ऐसे सवाल पहले पूछे गए हैं, ठीक है। दे हैव आस्क्ड अबाउट सिविल सर्विसेज बोर्ड एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो अगर हमें जानकारी मिल रही है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से तो हम उसको याद कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज 100% करेक्ट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें 100% खर्चा सेंटर नहीं करता है, सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयर करते हैं उसे। और डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ये एनकरेज करता है कि प्राइवेट सेक्टर भी सामने आए, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करें, चाइल्ड क्रैचेज में इन्वेस्ट करें, बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए दिस इज जेनरिकली भी देखो तो ये स्टेटमेंट सही लगती है, ठीक है। सो मिशन वात्सल्य के बारे में ये स्कीम सही है। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जो विमेन के लिए अम्ब्रेला स्कीम है उसे क्या कहते हैं और उसमें क्या 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट्स आर देयर इन दैट अम्ब्रेला स्कीम। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अम्ब्रेला स्कीम एंड व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स? कमेंट सेक्शन में बताइए। 5th क्वेश्चन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, 2021 में ये 2 एक्ट थे जो बेसिकली ओवरलैपिंग चीजों को कवर करते हैं। ART यानी कि वो सभी तरीके की टेक्नोलॉजी जो कन्वेंशनल रिप्रोडक्शन के हटके लोगों को ऑप्शन देती है चाइल्ड बर्थ का, और सरोगेसी यानी कि एक स्पेसिफिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जहां पे फर्टिलाइज्ड एग्स को फीमेल वूम्ब में रखा जाता है और वो जो 3rd फीमेल वूम्ब होती है वहां बच्चा जो है ग्रो करता है और डिलीवरी के बाद जो एलिजिबल पेरेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये जो है दोनों बिल्स ये रिसेंट टाइम्स में बहुत न्यूज में रहे हैं। सो 3 बिल्स दैट हैव बीन in news regarding reproductive health of women is ART Act, basically Act है, Surrogacy Regulation Act है और Medical Termination of Pregnancy Act। ये वाला मैं एक पिछले प्रीमिक्स में कवर कर चुका हूं, एक बार देख लेना, वहां पे इसका क्वेश्चन किया था। ये दोनों एक्ट को अभी देख रहे हैं, तो बताइए व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? दोनों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो सही जवाब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर
करेक्ट। देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन होता है वो सभी टेक्निक जहां पे प्रेगनेंसी को हैंडल किया जाता है स्पर्म और एग यानी कि फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको बाहर ही फर्टिलाइज किया जाता है और फिर एम्ब्रियो को वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्लेस कर दिया जाता है। तो स्पर्म डोनेशन भी एआरटी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ जहां पे स्पर्म को फर्टिलाइज लैब में किया जाता है वो भी एआरटी है। जेस्टेशनल सरोगेसी यानी कि थर्ड पर्सन के वूम्ब में जो है बच्चा ग्रो करता है और जहां पे पेरेंट्स के गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो सरोगेसी भी एआरटी में आता है। एवरी एआरटी क्लिनिक एंड बैंक अकॉर्डिंग टू दिस एआरटी एक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स। और ये जो रजिस्ट्रेशन होती है 5 साल तक वैलिड होती है। तो ये रेगुलेट करने के लिए इन सभी एक्टिविटीज को ये एक्ट आया था। तो एआरटी बैंक जो है वो एलिजिबल डोनर्स को स्क्रीन करता है, मेन 21 to 55 ईयर्स और फीमेल जो होती हैं 23 to 35 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज लिमिट है, एज ब्रैकेट है जहां पे मेल और फीमेल जो पर्टिकुलर गैमेट्स होते हैं उनको स्टोर किया जा सकता है। तो एग्स एंड सीमेन विल बी स्टोर्ड। विमेन जो है उन पे रिस्ट्रिक्शन है, जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कि फीमेल डोनर को मैरिड होना जरूरी है और 1 चाइल्ड ऑफ देयर ओन एटलीस्ट 3, यानी कि डोनर की अगर हम बात करते हैं, दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ assisted reproductive technology that you use for yourself. This is for donating purpose. तो उसके लिए एज लिमिट रखी गई है और फीमेल डोनर्स नीड टू बी मैरिड विद एटलीस्ट 1 चाइल्ड ऑफ देयर ओन। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 कानून है, उसको आपने अच्छे से समझना है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे स्पेसिफिकली आई डिस्कस अ पर्टिकुलर वीडियो तो हो सकता है मैं गवर्नेंस के जो आपका फ्यू मिनट्स होता है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो ये टॉपिक ज़रूर एक बारी पढ़ लीजिएगा, हम अपने अलग अलग कोर्सेज में भी इसे कवर करवाते हैं। ये 5 टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंसिडरिंग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते, 2 और 3 क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, है ना। तो परख हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसको आप एनरोल कर सकते हो। प्रीलिम्स जितना करीब आता जा रहा है उतना आपकी एंजाइटी लेवल्स भी बढ़ रहे होंगे, मेरे भी बढ़ते रहे हैं जब भी मैं प्रीलिम्स में अपीयर हुआ हूँ। 5 बार अपीयर हो चुका हूँ, ठीक है, 3 बार कर चुका हूँ प्रीलिम्स क्लियर, तो थोड़ा आइडिया है कि किस तरीके से ये सिचुएशन जो है हमारे दिमाग और दिल को अफेक्ट करता है। तो टेस्ट लिखना, टेस्ट से एज अ लर्निंग लेना, उनको एनालाइज करना एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी हो सकता है और हो सकता है आपका स्ट्रेस बढ़ा भी दे अगर आपके नंबर नहीं आए। ऑल्दो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि डिटैच रहिए मार्क्स से, मार्क्स को डोंट इग्नोर देम बट डोंट फील टू अटैच्ड कि मेरे 150 आ गए हैं इसमें मॉक टेस्ट में या मेरे 70 आ गए हैं, 60 आ गए हैं। दोनों केसेस में या तो टेस्ट खराब है या आपने टेस्ट खराब तरीके से किया है, तो आपके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम हो जाते हैं अगर आपके बहुत कम या बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो इसलिए डोंट अटैच विद द मार्क्स, जस्ट थिंक अबाउट सॉल्विंग अ टेस्ट सीरीज, और हमारी टेस्ट सीरीज इसके लिए काफ़ी पर्याप्त है, इस तरीके से डिजाइंड है। सेकेंडली, अभी भी वक्त है, अगर आप 15 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी बिफोर रिपब्लिक डे तक पुश कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग को, तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर सोचिए अबाउट आंसर राइटिंग, अबाउट योर मेंस प्रिपरेशन, जिसके लिए हम 48 डेज के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं। इसके 2 हफ्ते ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे हफ्ते, बिकॉज 5-6 वीक्स आर लेफ्ट, तो आप तीसरे हफ्ते से भी स्टार्ट कर सकते हो आंसर लिखना। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आप आफ्टर योर 6 वीक्स आर कंप्लीटेड यू कंप्लीट देम लेटर ऑन। ठीक है, और लाइव सेशंस तो हर हफ्ते इसके रहेंगे और इस प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हैं आप। और अगर आपको कोड RAINA रैना का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल सकता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में आप कौन से टॉपिक्स पे और जानकारी चाहते हैं और किन क्वेश्चंस को आप कवर करना चाहते हैं। मैं प्रीमिक्स में आपके कहे अनुसार ही कवर करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।